मौलिक अधिकार। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। साथियों, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है। 352 अनुच्छेद जब लागू किया जाता है तो उस समय जो जीवन की स्वतंत्रता है और जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इन दोनों स्वतंत्रताओं को छोड़ करके जो अन्य स्वतंत्रता आपको मिलती है वो आपके छीन लिए जाते हैं या फिर उसको स्थगित कर दिया जाता है। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। राज्य सरकार चाहे तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसको ऊपर प्रतिबंध भी लगा सकती है, लेकिन प्रतिबंध तभी लगाएगी जब उसका एक उचित कारण हो। आप कारण उचित है या फिर नहीं है, इसका निर्णय केवल अदालत करती है। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाएगा। साथियों, अगर व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जा सकता है या फिर वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। अगर पीड़ित व्यक्ति चाहता है तो वो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर के उच्चतम न्यायालय जाएगा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 व 19(1) F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। तो साथियों, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया। उस संविधान संशोधन के द्वारा जो 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अभी मूल रूप से जो मौलिक अधिकार बचे हैं वो 6 हैं। संपत्ति का जो अधिकार था उसको अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष इसके रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक अधिकार, अभी हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 हमारा मौलिक अधिकार आता है समता या समानता का अधिकार। साथियों, ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक होता है। नंबर 2 आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32 में। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और उनके ये अनुच्छेद है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथियों, विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है और इसमें बताया गया है कि राज्य सरकारें जो भी कानून बनाएंगी वो सभी व्यक्तियों की एक समान लागू होगा। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए वो कानून रहेगा और किसी व्यक्ति के लिए नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जो भी कानून बनेगा राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के ऊपर वो कानून लागू होगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बताया गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। तो साथियों, जो अनुच्छेद 16 है इसमें बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय पर सभी लोगों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। और इसमें एक अपवाद है, जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति हैं और पिछड़ा वर्ग है, इनको थोड़ा सा उसमें रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अपवाद देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है हमारा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। साथियों, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है छुआछूत का अंत, यानी कि जो पहले प्रथा थी कि एक दूसरे को छूने से लोग अपवित्र हो जाते थे, इसका अंत कर दिया गया है। अगर अब ऐसा कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और उसके अंतर्गत उसको सजा भी हो सकती है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो किसी दूसरे देश से कोई उपाधि अर्जित कर ले तो उसके लिए उसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति बोलता है कि आप नहीं लेंगे वो उपाधि तो आप नहीं ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। साथियों, भारत में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं वे सभी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। अगला आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन सा है? नंबर 1 आता है अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आप लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख सकते हैं। अनुच्छेद 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। आप चाहें तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के एक जगह पर एकत्र हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आप लोगों को 19B के अंतर्गत दी जाती है। अनुच्छेद 19C के अंतर्गत है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप चाहें तो संघ भी बना सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 19D है आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप देश के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ पर अपना व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 19E है देश के किसी भी क्षेत्र पर निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G के अंतर्गत है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप अपने जीविका को चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है। साथियों, जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19A के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो राज्य सरकारें होती हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों के लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए और स्वास्थ्य सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाए। इसके लिए एक कानून पारित किया गया था अक्टूबर 2010 में, जिसका नाम था हरित न्यायाधिकरण कानून। और इसके जो मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली में है और जो इसके अन्य पीठें हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में उपस्थित हैं। इसका काम होता है देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों की जांच करना, उसको देखरेख करना। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को
ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये साथियों 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 का ये बताता है कि राज्य सरकारें अपने राज्य में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। और ये जो संशोधन है, ये संशोधन किया गया था 86वें संशोधन, और 2002 को इसको संविधान में जोड़ दिया गया था। अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। साथियों, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिनिषेध किया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ना तो खरीद सकता है, ना तो उसको बेच सकता है, और ना ही किसी व्यक्ति से बेगारी करवा सकता है, और ना ही किसी प्रकार का कोई ज़बरदस्ती श्रम उसे करवा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से काम करवाते संलिप्त पाया जाता है तो उसे दंडनीय अपराध के अंतर्गत लिया जाता है और उसको सज़ा भी हो सकती है। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रीय सेवा के लिए आपको ज़बरदस्ती भी बुलाया जा सकता है, राष्ट्र सेवा के लिए केवल, और कहीं पर नहीं। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर किसी भी बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है तो उसको किसी भी कारखाने में या फिर किसी प्रकार के खदान में या किसी अन्य जोखिम कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। साथियों, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को ये मानने की स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है या उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, और विधि के अनुसार जो संपत्ति अर्जित करने का विधि है उसके अनुसार वो संपत्ति भी अर्जित कर सकता है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो साथियों, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ये बताया है कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जो किसी विशेष धर्म के लिए हो। ठीक है, तो किसी विशेष धर्म के लिए अगर कोई कार्य है तो उसके लिए आपको टैक्स देने के लिए सरकारें बाध्य नहीं कर सकती हैं। अगला आता है हमारा अनुच्छेद 28। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थाओं अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या धर्मोपदेश को बालात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत हमें ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम किसी भी राज्य विधि से पूर्ण रूप से पोषित किसी शिक्षण संस्था में, अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या किसी धर्मोपदेश को बालात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई भी जो शिक्षण संस्था है जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, ऐसे शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य नहीं किए जाएंगे, ना ही वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान किसी भी विद्यार्थी को कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या किसी भी धार्मिक उपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति या धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा।
अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति या धर्म संस्कृति के आधार पर उस व्यक्ति को किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। ये नहीं बोला जा सकता कि आप किसी दूसरे धर्म को मानने वाले हैं इसलिए आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई भी सरकारी संस्था नहीं बोल सकती। वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को सुनिश्चित आदान प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। साथियों, जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं उनमें 6 अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं, जैसे मुस्लिम हो गया, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। साथियों, अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय ये चाहता है कि वह अपने पसंद का कोई शैक्षणिक संस्था चलाए तो वो चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने से भेदभाव नहीं कर सकती। अगला आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 आता है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण, 5वां आता है अधिकार परीक्षा लेख।